क्या कौवा चला हंस की चाल, क्या कौवे ने भरी रेगुलर उड़ान। कौवा ही जाने कहावत, आखिर सियासत तो नहीं होती और सियासत में कौवा नहीं हौवा मायने रखता है। हौवा क्रिएट किया हुआ या जो क्रिएट हुआ। पहले कांग्रेस के होली मिलन समारोह की तस्वीरें देखिए। कुछ वक्त पहले ये होली मिलन समारोह हुआ था, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फूलों से होली खेली गई, लेकिन एक भी बड़ा चेहरा नहीं सिवाय पूर्व मंत्री बृजकिशोर शर्मा के। ये भी कांग्रेसियों की लिस्ट में अब पार्टी में हैं वाली लिस्ट में ज्यादा दिखते हैं। खैर, एक और तस्वीर दिखाते हैं कांग्रेस की रोजा इफ्तार पार्टी की। अब तस्वीरें देखिए आप, दिग्गजों से गुलजार है इफ्तार, मानो राहुल गांधी आए हो, सबको दिखना है। मैं हमेशा से सोचता हूं कि कांग्रेस और मुस्लिम्स को लेकर जो भी कहा जाता है वो सच हो या ना हो, आरोप चस्पा करना उन्हीं की वजह से आसान रहता है। चलिए अब आते हैं बीजेपी पर। ये कईयों को चौंका रहा है। सोशल मीडिया पर लोग क्या कुछ नहीं कह रहे। बीजेपी को सारे त्योहार याद दिलाए जा रहे हैं, गिनाए जा रहे हैं। ये कुछ कुछ वैसा ही रहा जैसा 9-10 साल पहले आरएसएस के इफ्तार पार्टी के अनाउंसमेंट के वक्त था। और अब देखिए बीजेपी की इफ्तार पार्टी, यही कोई 150-200 लोगों ने इसमें आकर रोजा खोला, यूं कह ले कि राज खोला। ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, किसके लिए है, यही तो प्रश्न है आज के प्रश्नकाल का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। दो विषय हैं, दोनों को बराबर टाइम देंगे, मतलब चर्चा दो हिस्सों में होगी। शुरुआत कांग्रेस वाले विषय से करते हैं। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर चेतन राज पुरोहित मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी, एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी का स्वागत है। शुरुआत पौरुष भाई मैं आपसे कर रहा हूं। मतलब होली मिलन समारोह में एक पूर्व मंत्री बृजकिशोर शर्मा, एक भी एमएलए नहीं, जिले के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता, 2-3 पार्षद और रोजा इफ्तार पार्टी में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, अमीन कागजी, जिले के पदाधिकारी कार्यकर्ता, 7 से 8 पार्षद। और भीड़ और रंगत भी रोजा इफ्तार पार्टी में ही थी। क्या इससे इसका क्या मीनिंग निकालें हम? स्वप्निल भाई देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि मीडिया हाउसेज उसी बात की चर्चा करते हैं कि जो आम जनता में चर्चा होती है। और आम जनता में 2 तरह की चर्चाएं होती है। एक तो स्वतः जो चर्चा होती है अपने आप, और एक जो होती है जो इन्फ्लुएंसर होते हैं या फिर जो चर्चा को एक तरीके से क्रिएट करते हैं और वो उसके बाद में सब लोग जो है उस पर चर्चा करते हैं। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो गणेश जी को दूध पिलाने वाली पार्टी जो है, जो इसका जो पीछे इसके जो बैक में खड़ी हुई पार्टी है, तो ये लोग जो इस तरह की चर्चा है जो कांग्रेस को लेकर के करते हैं, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे देश का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। और चूंकि देश का धर्मनिरपेक्ष संविधान है तो देश में राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियों से भी अपेक्षा की जाती है कि वो धर्मनिरपेक्षतापूर्ण तरीके से अपना कार्य करें। आपने अभी मुझे कांग्रेस के 2 प्रोग्रामों का जिक्र किया। मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेकर के जाना चाहूंगा कि जब दीपावली हुई थी, दीपावली के आसपास में जब हम लोग अन्नकूट मनाते हैं, हमारी हिंदू परंपरा है, हमारी भारतीय परंपरा है, हमारी सनातनी परंपरा है, तब हमारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी परिसर के सामने जो रोड जा रही है, संसार चंद रोड है, वहां पर जो है अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी मौजूद थे और हमारे तमाम बड़े नेता जयपुर के भी और जो जयपुर के बाहर के किसी वजह से जयपुर में आए थे वो सब लोग मौजूद थे। उसके बाद आप देखिए दीपावली आती है। दीपावली पे हमारी शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा जो हमारा जयपुर जिला कांग्रेस कमेटी का ऑफिस है रामचंद्र जी के मंदिर में, रामचंद्र जी का नाम ले रहा हूं मैं, रामचंद्र जी के मंदिर में जो मंदिर में हमारा कार्यालय मौजूद है, रामचंद्र जी के मंदिर में एक छोटी सी बात जोड़ने का आयोजन किया गया। पहला भोग रामचंद्र जी के लगाया गया, उसके बाद में हमने जो है एक बात सुनिए ना, एक बात सुनिए, आगे कंटिन्यू किया। पौरुष भाई एक बात सुनिए, आपको पता है वो जो रामचंद्र जी के मंदिर में आपका डीसीसी का जो कार्यालय है उसका किराया नहीं दिया है आप लोगों ने? 2.5 लाख के आसपास बकाया है। बहुत सारी बातें हैं वो भटक जाएगी अपने, मुझे लग रहा है कि हम लोग अभी वाले हमारा जो टॉपिक है, नहीं आपके टॉपिक में रहता हूं, उसमें बताइए। मैं आपसे एक बात सुनिए ना, एक तो ये 72 2 मिनट 26, 27, 28 26 तारीख को होली मिलन समारोह होता है, 28 तारीख को इफ्तार पार्टी होती है, ठीक है। आपने कहा धर्मनिरपेक्ष देश है, कांग्रेस के मुख्यालय में कोई भी क्रिसमस पार्टी जो मनाई गई हो, मुझे एक बात बताइए, तो मुझे याद दिला दीजिए, ताकि क्योंकि ये 72 घंटे के भीतर की तस्वीरें हैं। 72 घंटे में नेता अवेलेबल हो जाते हैं, होली पर अवेलेबल नहीं होते हैं, इफ्तार पर हो जाते हैं। आप पर आरोप लगाना इसीलिए तो आसान है दादा, क्योंकि ये तो दिखता है। देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि चूंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, परंतु चूंकि हमारे देश में 80% बहुतायत हिंदू आबादी है और चूंकि हमारे इसलिए जनप्रतिनिधि भी जो है वो किसी पार्टी से बने 80% जो है वो हिंदू कम्युनिटी के बनते हैं। तो मैं आपको इस बात का जवाब देना चाहूंगा
चाहूंगा कि हिंदू जो त्योहार होते हैं उसमें चूंकि 80% जनप्रतिनिधि भी हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके खुद के परिवार के भी आयोजन होते हैं और उनके खुद के क्षेत्र की जो जनता होती है, उनका निर्वाचन क्षेत्र होता है, जो संभावित निर्वाचन क्षेत्र होता है, जो पूर्व निर्वाचन क्षेत्र होता है, जो वर्तमान में जिसके क्रिसमस पार्टी दी कभी परंपरा होती है कांग्रेस बीजेपी के सब लोग उन लोगों में जाकर के जो है वो अपना त्योहार अपनी जनता के बीच में मनाते हैं। क्या कभी कोई क्रिसमस पार्टी दी आपने? क्रिसमस पार्टी वाला का जहां तक सवाल है, पोंगल पर पार्टी दी आपने? नहीं, वो पार्टी तो हमने नहीं दी थी। वो पार्टी गुड़ी पड़वा पर कोई पार्टी दी आपने? पार्टी ने भी नहीं दी ना वो पार्टियां, तो देखिए, जबकि हमारे नेताओं की तो उपस्थिति सब जगह रहती है और हमारे यहाँ पे हमारी सब जगह नहीं, इन तस्वीरों को देखें तो होली पर नहीं रहती है, इफ्तारी पर रहती है। आप गुरुद्वारे पे भी ढोल लगाते हुए देखेंगे, हमारे नेताओं को आप चर्चों में भी देखेंगे, हमारे नेताओं को ये नेता होली मिलन पर एब्सेंट क्यों थे? मैंने आपको जवाब दिया ना कि चूंकि हमारे देश की 80% आबादी हिंदू आबादी है, जनप्रतिनिधि भी 80% चाहे कांग्रेस के और बीजेपी को, इसलिए हिंदुओं के लिए समय नहीं निकाला अपने अपने परिवार के साथ में, अपने जो निर्वाचन क्षेत्र होता है और अपना राजनीतिक परिवार जो अपने कार्यकर्ता होते हैं उनके साथ उपस्थित रहते हैं। होली जा चुकी है, देखिए आपने हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि इनमें से जितने आने उतने तो आएंगे ही, जो आते रहते हैं उनको बनाकर रखें। देखिए, आप मुझसे चर्चा कर रहे हैं पिछले होली के प्रोग्राम के, मैंने आपको उदाहरण दिया कि हमने इससे पहले जो अन्नकूट का महोत्सव मनाया, भारतीय जनता पार्टी से एक बार पूछ लीजिए कि पूरे करियर में ये हिंदुओं का नाम लेकर के वोट लेते हैं, क्या इन्होंने एक बार भी अन्नकूट महोत्सव मनाया? क्या इन्होंने अपने कार्यालय में एक बार भी पोस्ट बड़ा प्रसादी का आयोजन किया? ये हमने किया, ये हमारी परंपरा है, हम जानते हैं। हम 2 सेकंड, एक छोटा सा काउंटर है, मैं चेतन राजपुरोहित जी के पास जा रहा हूं। उन्होंने अन्नपूर्णा के नाम पर रसोई का नाम रखा, बात सिर्फ अन्नकूट महोत्सव की नहीं, उन्होंने अन्नपूर्णा के नाम पर रसोई का नाम रखा और आपके समय में उसका रसोई का नाम बदलकर क्या हो जाता है ये सबको पता है। लेकिन ठीक है, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, क्या लगा आपको इन तस्वीरों को देखने के बाद? आपकी तस्वीरों पर तो मैं बाद में आऊंगा, सवाल उस पर भी बहुत सारे, लेकिन कांग्रेस की इन तस्वीरों को देखकर क्या लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा। हमारे मित्र पड़ोस जिनका हम रामचंद्र जी का भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं, लेकिन इनको हमारे मित्र ये भूल गए, अयोध्या की जो प्राण प्रतिष्ठा थी तब किसी पार्टी ने बहिष्कार किया था, ये भूल गए। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था, राम काल्पनिक है। नहीं, अगर मैं बात पर आता हूँ, अब होली मिलन समारोह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कौन इसकी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन ये एक मैसेजिंग होता है समाज के अंदर कि कोई भी पार्टी के बड़े नेता क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है क्योंकि हमेशा कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक समझा है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये हमारा मूल मंत्र है। हम उस मूल मंत्र पे काम कर रहे हैं। हम कभी जाति धर्म की राजनीति करते ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने खुद के नेता प्रत्याशी हवा महल विधानसभा हो, चाहे किशनपोल विधानसभा हो, चाहे आदर्श नगर विधानसभा हो, ये जब जाते हैं किसी भी कार्यक्रम में तो ये देख करके जाते हैं कि हमारा वोट बैंक कहीं प्रभावित तो नहीं होता है, हमें कितने मतों का फायदा होगा उस कार्यक्रम में जाने से, और ये नाप तोल करके कांग्रेस के नेता कार्यक्रमों में जाते हैं, विशेषकर धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में। दो सेकंड, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आपने हिंदू वोटों पर एकाधिपत्य साबित करने की कोशिश की, उस वजह से किसी और के पास कोई चारा ही नहीं बचा, हालांकि वो एकाधिपत्य अब सवालों में आ चुका है, क्योंकि जो आप भी जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें आपके बड़े चेहरे दिख नहीं रहे, जो मुस्लिम्स को लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें कोई आपके कोई बड़े चेहरे दिख नहीं रहे। हाँ, इसी बात पे आता हूँ। मैंने शुरुआत में क्या किया था? सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हमने यही तो कहा है ना। और ये इसलिए कहा है कि मोदी जी ने जो 32 लाख पैकेट बांटने का जो अभियान शुरू किया, सौगाते मोदी। नहीं, अभी सौगाते मोदी पर अभी बात मत कीजिए चेतन भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इफ्तारी वाला कार्यक्रम हो या इस तरह का कार्यक्रम हो, उस पर भी तो आपके बड़े चेहरे नदारद है ना, छोटे चेहरे ही तो उनकी जगह पर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इफ्तारी पे आता हूँ। आज हमारा अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा इफ्तारी का कार्यक्रम था बुर्ज मस्जिद के अंदर 22 गोदाम के पास, और सभी नेता जयपुर के, नहीं 6:30 बजे कार्यक्रम था, जयपुर शहर के सभी नेता वहां पहुंचे हैं। नहीं, क्या आपके जयपुर के विधायक पहुंचे? क्या आपके प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे या आपकी पूर्व सीएम आई? जैसे आप डेडिकेशन देखिए, इफ्तारी पार्टी के लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत आते हैं, ये उनका डेडिकेशन है, आपका डेडिकेशन नहीं दिखा इफ्तारी में, क्यों? हमारे जब भी कोई कार्यक्रम होता है, हमारे नियम में अपेक्षित कार्यकर्ता आएंगे। हाँ। अपेक्षित कार्यकर्ताओं की जो सूची होती है, मैं भी कई कार्यक्रमों में नहीं जाता हूँ, अगर अपेक्षित सूची में मेरा नाम नहीं है, तो जो अपेक्षित कार्यकर्ता है उस विधानसभा क्षेत्र के, उस ब्लॉक के, उस मंडल के,
और तो ये जानकर कैसा लगा आपको कि आपकी इफ्तारी में सिर्फ 150-200 लोगों ने ही आकर रोजा खोला? मतलब उससे ज्यादा रंगत कांग्रेस के इफ्तारी पार्टी में तो थी साहब। हाँ, इसी बात पे आ रहा हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो दुष्प्रचार पिछले 65 साल से किया जा रहा था, अब भारत का मुस्लिम समाज ये समझने लगा है कि आज भी हमारे अंदर 95% गरीबी क्यों है, आज भी हम पिछड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि जिन लोगों ने वोट बैंक समझ के जहर पैदा किया उनके मन में हमारी पार्टी के प्रति, हमारे संगठन के प्रति, धीरे धीरे मुसलमान समझने लगा है और कांग्रेस ने दूरी बनानी शुरू कर दी। ठीक है, और कांग्रेस से जब एक छोटा सा काउंटर पौरुष भारद्वाज को मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, उसके बाद मैं एकलव्य के पास जाऊंगा। मैं जैसा कि हम लोग शुरू से कहते हैं, ये बात बिल्कुल इस बात से साबित होती है कि अभी आपने देखा कि भाई ये ना, आपने जवाब दिया इस बात का कि भाई कांग्रेस मुसलमानों को हितैषी नहीं, मुसलमानों को हितैषी आप हैं। निश्चित तौर पे हम इस बात को मानते हैं कि मुस्लिम समाज के हितैषी आप हैं और आप, लेकिन सब दुर्भाग्य की बात यह है कि आप हिंदू समाज को हिंदुत्व के नाम पर अब तक ठगते आ रहे हैं। आप देखिए, हमने 32 लाख पैकेट आपने जो है अभी सौगात मोदी के नाम पर आपने मुस्लिम समाज में बांटे। सौगात मोदी पर बाद में आएंगे, सौगात मोदी पर बाद में आएंगे। मैंने आपको एक काउंटर का मौका दिया, जो उन्होंने कहा उस पर आपने काउंटर कर लिया। एकलव्य सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। एकलव्य, हमने सारी तस्वीरें देखी। मैंने जैसा कि शुरुआत में ही कहा कि कांग्रेस पर आरोप लगते रहे हैं इसलिए क्योंकि आरोप लगाना आसान हो जाता है। देखिए स्वप्निल जी, मैं समझता हूं कि ये जो हमने तस्वीरें देखी हैं, मैं समझता हूं कि जो दोनों ही पार्टियों का नेतृत्व है, उसमें कांग्रेस को एक तरह से अपने वोट बैंक को लेके क्लैरिटी है और बीजेपी को जो वोट बैंक उनका है ही नहीं, उसको लेके उनकी इनसिक्योरिटी है। देखिए, मैं आपको बताऊं समस्या क्या है स्वप्निल जी, कि आपने देखा होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो भाजपा के लगभग 300 सीटों से वो 240 पे आ गई, उसका एक बहुत बड़ा कारण जो था वो ये था कि हाँ, ये माना जाएगा कि एक जो उत्तर प्रदेश में एक डीप फेक वीडियो के जरिए एक जो दुष्प्रचार हुआ जिससे उनका SC/ST बुक का वोट बैंक काफी छिटका। उसके अलावा एक ये था कि देखिए, उससे पहले अगर आप 14, 19 और उससे पहले के वर्षों के चुनाव देखेंगे तो उसमें बेसिकली ये होता था कि मुस्लिम समाज जो है वो ज्यादातर बीजेपी को वोट नहीं देता था। इस बार मुस्लिम समाज ने काफी स्ट्रेटेजिक वोटिंग करी और उन्होंने अलग अलग जगह पे ये देखा कि वो कौन है जो भाजपा को इस सीट पे या क्षेत्र में हरा सकता है, और उन्होंने उनको वोट दिया। अब आप देखिए कि इससे बीजेपी का मतलब एक बार कॉन्फिडेंस जो भी शेक हुआ, उसके बाद उन्होंने हरियाणा में उनके जो जिसे कहते हैं कि RSS और अलग अलग संगठनों के जो उनके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो मेहनत करी ग्राउंड पे, जिस तरह से समाज में अपना संदेश पहुंचाया, एक तरह से उन्हें रिकन्विंस करा हिंदूज को कि भाई हम आपके मुद्दे लेके खड़े रहने वाली पार्टी है। ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा सा अभी फिलहाल मैं कांग्रेस की दो वो तस्वीरों पर हूं, इस वाले पोर्शन पर उसके बाद आता हूं मैं। हाँ नहीं, मैं इसलिए बैकग्राउंड दे रहा था स्वप्निल जी, क्योंकि होता क्या है कि ये बीजेपी के साथ जो हुआ, अब हुआ क्या है कि बीजेपी को ऐसा लगने लगा कि जब ये हरियाणा और महाराष्ट्र के जब रिजल्ट्स आए और बीजेपी के फेवर में इतने ज्यादा आए, और स्पेशली जो दिल्ली में भी जो बीजेपी ने रिजल्ट्स, इससे एक बीजेपी को, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, ये हिंदू वोट बैंक जो हमारा छिटका तो छिटका, लेकिन छिटक गया, कोई बात नहीं, ये भागेंगे तो आखिर भाग के जाएंगे कहां, वापस तो हमारे पास ही आएंगे ना। तो उनको उस वोट बैंक को लेके बड़ी क्लैरिटी है कि भाई ये तो अब एटलीस्ट 30, 40, 50% तो ये हमारे लिए पोलराइज्ड है। उसी तरह से मैं आपको बताऊं स्वप्निल जी कि कांग्रेस ऑन द अदर हैंड को भी बड़ी क्लैरिटी है कि जो 40-50% ऑफ हिंदूज हैं वो तो बीजेपी के लिए पोलराइज्ड है, और उस वोट बैंक में हम उस बैटल को कभी जीत ही नहीं सकते। कहीं पे अगर हम स्ट्रगल करते हैं तो वो है मुस्लिम, मतलब जहां हम आगे से स्टार्ट करते हैं, उस वोट बैंक को किसी भी हालत में हमें नहीं गिरने देना है, क्योंकि यदि अगर वो गिरा तो फिर हम शुरू होने से पहले ही जंग को हार जाते हैं। और ये मेरे ख्याल से इन दोनों तस्वीरों में एकदम स्पष्ट था कि मैं समझता हूं कि RR तिवारी जी जो जयपुर के जिला अध्यक्ष हैं, वो उस
होली मिलन की पार्टी के एक आई थिंक होस्ट थे, जिनके की मतलब बहुत ही सीनियर नेता हैं और कार्यकर्ताओं के रूप में जो उनकी एक इमेज रही है राजस्थान में और पर्टिकुलरली जयपुर में, मतलब मैं तो समझता हूं कि एज अ पर्सनल इनविटेशन फ्रॉम हिम के नाम पे ही लोगों को वहां पे आ जाना चाहिए था। होली तो मतलब एक दूसरी बात है, लेकिन फिर भी लोग नहीं पहुंचे। और इफ्तार, रोजा इफ्तार में भी आप देखिए कि मतलब ये सारे बड़े, इंटरेस्टिंग बात ये कि जो सारे बड़े जयपुर में चेहरे थे ना, वो तो वहां पे थे ही। जो बड़े चेहरे एक दो हमें नहीं दिख पाए, वो एक्चुअली किसी कार्य की वजह से जो जयपुर में नहीं थे, जैसे कि डोटासरा जी और पायलट जी, बस वो दो बड़े चेहरे मुझे नहीं दिखाई दिए, और वो जयपुर में नहीं थे तो शायद वो भी दिखाई देते वहां पे। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं बीजेपी वाले पोर्शन पर। और जैसा कि कांग्रेस वाली पोर्शन की शुरुआत पौरुष भारद्वाज से की थी, बीजेपी वाले पोर्शन की शुरुआत डॉक्टर चेतन राज पुरोहित से करते हैं। चेतन जी, एक बात बताइए, अगर सौगातें मोदी बांटना पॉलिटिकल स्टेप नहीं है, तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि ये जो 80 करोड़ लोगों को आप राशन बांट रहे हैं, उसके बाद अलग से खाने का किट देने की जरूरत क्यों पड़ी? पहली बात तो स्वप्निल जी मैं क्लियर कर दूं, ये खाने का किट नहीं, ये ईद के मौके पर एक शुभकामना संदेश है। जैसे मुख्यमंत्री जी होली पे भेजते हैं, दीपावली पे भेजते हैं, शुभकामना संदेश हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और इसके एक चीज बताऊं, ये पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के फंड के द्वारा बनाए गए हैं। और 32 लाख पैकेट जो बनाए गए हैं, उसके आप अंदर तो सिर्फ बिहार का सोच रहे हैं सर। 32 लाख तो बिहार में, अब तो राजस्थान में भी बट रहा है, अन्य प्रदेशों में भी बटेगा। 32 लाख पैकेट पूरे भारत के लिए है, उसमें राजस्थान में भी आए हैं, उत्तर प्रदेश भी गए हैं, बिहार भी गए हैं, दिल्ली, सभी स्टेट में गए हैं। ये अलग बात है, पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी का मूल मंत्र यही तो है कि सबको साथ लेकर चलना है। और तो सर क्या आपकी ऐसी योजनाएं नहीं है कि गरीबों ने, 2 सेकंड, ईदी की जरूरत पड़ी, मैं कह रहा हूं आपकी ऐसी योजनाएं नहीं है कि गरीबों को कपड़ा मिले? क्या आपके पास ऐसी योजनाएं नहीं है कि गरीबों को राशन मिले? राशन की तो अलग से योजना थी ना, वो तो ऑटोमेटिकली मिल ही रहा है, वो तो ऑटोमेटिकली मिल ही रहा है। फिर आपके इस किट में सेवैयां क्यों है, ये या खाने के दूसरे आइटम्स क्यों है, चीनी क्यों है? चीनी तो आप दे रहे हो ना राशन किट को, राशन में। मैं इसी बात पे आ रहा था, जो फ्री राशन मिल रहा है वो समाज के हर वर्ग को मिल रहा है, कोई अछूता नहीं है। अगर पानी का नल लग रहा है तो हर समाज के हर व्यक्ति के लग रहा है। अगर प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है तो सबको मिल रहा है। अगर एग्रीकल्चर के अंदर किसानों को सुविधा मिल रही है तो हर वर्ग को मिल रही है। ये केवल एक उपहार है जो भारतीय जनता पार्टी ये एकाएक कैसे मन किया उपहार देने का? चेतन भाई, एकाएक कैसे मन किया उपहार देने का? क्योंकि पिछली बार तो नहीं दिया था, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। नहीं, हाँ, इस बार आपने तय किया कि हम रोजा इफ्तारी खुलवाएंगे। अच्छा, आप जो भी उपहार समाज को देना चाहते हैं वो मोदी जी देते हैं, मोदी जी बटन दबाते हैं और उस चीज की शुरुआत होती है। ये इफ्तारी वाले कार्यक्रम की शुरुआत मोदी जी ने नहीं की, ये किट वाली शुरुआत मोदी जी ने नहीं की, वो बटन दबाकर पहला किट बटेगा टाइप का। तो ऐसा क्यों? दोनों में हाँ, ऐसा इसलिए है कि मोदी जी जो बटन दबाते हैं वो डीबीटी का दबाते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट जो बटन दबता है, चाहे अकाउंट में पैसे जाने हो। नहीं, पर बिना मोदी जी के वीडियो संदेश के आपने ये कार्यक्रम चालू किया है। इस तरह के कार्यक्रम बिना मोदी जी के वीडियो संदेश के चालू होते नहीं है। एक मिनट, यही तो ये कार्यक्रम जो चालू किया, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, कहीं से तो रास्ता निकालना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को ईदी देने की, और बताओ एक अच्छा संदेश इसके स्वागत करना चाहिए, हर राजनीतिक पार्टी को करना चाहिए। सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव है तो आपको बधाइयां बहुत मिल रही हैं, विश्वास मानिए आपको बहुत बधाइयां मिल रही हैं और तरह तरह से मिल रही है चेतन भाई। लेकिन बिल्कुल मैं उनको यहाँ कोट नहीं कर सकता है, वेरी सॉरी। मैं आऊंगा एकलव्य, लेकिन उससे पहले पौरुष भारद्वाज आपकी बारी है। तो 2 मिनट मैं आपको भी काउंटर का मौका दूंगा। जैसे कांग्रेस के मैटर में मैंने पौरुष भारद्वाज को काउंटर का मौका दिया था, इस वाले में भी आपको काउंटर का मौका दूंगा और फिर मैं एकलव्य के पास जाऊंगा। मैं पौरुष भारद्वाज, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान न दे तो तकलीफ, ध्यान दे दें तो तकलीफ, कांग्रेस क्या चाहती है? देखिए, हमारा कंसर्न ये है कि जिस प्रकार से हम अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहते हैं और हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, हम कहीं पे भी चुनाव में जाते समय हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हम देश की बात करते हैं, देश की बेरोजगारी की बात करते हैं, देश के डेवलपमेंट की बात करते हैं, देश की समस्याओं पर बात करते हैं। इसके उलट जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से एक हिंदू नाम का एक चुनावी झुंझुना बजाती है, मैं हिंदू शब्द को कोर्ट से बीजेपी के लिए कर रहा हूं, मैं हिंदू समाज के लिए नहीं कह रहा हूं इस बात को, हिंदू समाज को जिस प्रकार से एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, हमारी आपत्ति सदा इस बात की रहती है। आप देखिए इनकी दोहरी नीति,
ये गाली भी मुसलमान को देते हैं और ये भला भी मुसलमानों का गाली तो करते देते हैं। हैं हमने, गाली कैसे? गाली का मतलब कि जैसे आमतौर पर इनके नेताओं के हमने जैसे कि लोकसभा के अंदर देखा कि बयान देते इनके हैं। इनके एक सांसद ने दूसरे मुस्लिम सांसद के ऊपर जिस प्रकार अभद्र टिप्पणी करी और सदन के अध्यक्ष के द्वारा उसमें आंख मूंद लिया गया, सिर्फ मात्र एक चेतावनी देकर के छोड़ दिया। चुनावी एजेंडा हम इनको देखते हैं कि किस प्रकार ये अभी औरंगजेब वाला मुद्दा उछला हुआ है, अभी औरंगजेब वाला मुद्दा उछला हुआ है, जगह जगह दरगाहों के अंदर शिवलिंग ढूंढा जा रहा है। तो जिस प्रकार से ये कार्रवाइयां करते हैं हिंदू समाज को बेवकूफ बनाने के लिए और जबकि मुस्लिम समाज को सौगातें बांटते हैं। मैं आपका एक बात पर और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अभी हम बात कर रहे हैं कि सौगातें मोदी बांटी, मैं सौगातें मोदी ने मुस्लिम समाज को दिया। मैं पूछता हूं कि सौगातें होली हिंदू समाज के लिए ऐसे पैकेट क्यों नहीं आए? सौगातें दिवाली के लिए नाम पे ऐसे पैकेट क्यों नहीं आए? ये बात करते हैं कि साहब हम मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए हम 3 तलाक की प्रथा को हमने खत्म कर दिया। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप 80% वोट हिंदुओं के लेते हैं, तो आपने तो आप हिंदू समाज की महिलाओं के सुधार के लिए आपने क्या किया? हिंदू समाज की बेटी जिसने देश को गोल्ड मेडल दिलाया उसके साथ बदतमीजी करते हैं, आपकी सरकार मुंह में दही जमा के बैठती है। मैं आपको एक बात नहीं, कैसे रह जाएगी बात? आप तो अपनी बात रख ही लेंगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि पिछले साल अगर आपको याद हो बीजेपी ने फलाहार का वितरण किया था रमजान के महीने में मुस्लिम भाइयों मुस्लिम बहनों के लिए। जी आपको याद है? मुझे याद है। तो मैं इसी बात बस उसको नाम नहीं दिया था सौगाते मोदी। मैं इसी बात को कंटिन्यू कर रहा हूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की दो नीति है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के लिए भी करे, हिंदू समाज के लिए भी करे, सिख समाज के लिए भी करे, ईसाई समाज के लिए भी करे, बौद्ध समाज के लिए भी करे, जैन समाज के लिए करे, लेकिन हिंदू समाज को जो है वोटों के लिए बेवकूफ बनाना बंद करे। दूसरी बात मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, ये अभी वक्फ संशोधन बिल की चर्चाएं चल रही है अभी। ये कहते हैं कि साहब इनसे कोई पूछता है भाई किसकी क्या जरूरत पड़ गई, ये बोलते हैं साहब मुस्लिम समाज की जमीनों का दुरुपयोग हो रहा है, हमें तो बड़ी चिंता हो रही है कि मुस्लिम समाज की जमीनें गलत हाथों में चली गई। तो मैं आपको बताता हूं आपका डर क्या है। नहीं, मैं आपको बताता हूं आपका डर क्या है। कहता हूं आप जब 80% हिंदुओं के लेते हैं, आपने देवस्थान बोर्ड के सुधार के लिए क्या नियम लागू करे आप ये बताइए, क्या अमेंडमेंट करने के लिए जा रहे हैं? आपको मैं बताऊं, मेरी बात सुनिए अब परोश भाई 2 मिनट। आज के तारीख में 90% प्रॉपर्टीज में लोगों के कब्जे हैं। ठीक है केस चल रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए, महीने में 20 रुपए महीने में 30 रुपए महीने में 100 रुपए महीने में जोड़ी बाजार और मेन परोश भाई प्लीज अब आप रुक जाइए। परोश भाई 2 मिनट रुक जाइए। परोश भाई सुनिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था डीसीसी पे भी अभी किराया चढ़ा हुआ है ना, बकाया है। मैं उसको नहीं 2 मिनट अब मेरी बात सुनिए। हाँ अब मेरी बात सुनिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। ये सौगाते मोदी किट के लिए जिस तरह से मुस्लिम समाज आया और वो अपना अपना किट लेकर गया, वो ये बताता है कि मुसलमानों के लिए बीजेपी अछूत नहीं है। मैं इस शब्द के लिए माफी मांगता हूं, लेकिन वो ये बताता है कि बीजेपी उनके लिए अछूत नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि वो इतना दुश्मन के हाथ का निवाला नहीं लेंगे वाली स्थिति नहीं है, वो दुश्मन नहीं मान रहा है। स्वप्निल भाई इस बात को तो मुस्लिम समाज भी समझता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी आपत्ति सिर्फ इस बात की है कि हिंदुओं को चुनाव के समय बेवकूफ क्यों बनाया। अरे भाई आप होली मिलन समारोह में पहुंचेंगे नहीं और आप कह रहे हैं हिंदू समाज। आप देखिए मैं आपको एक उदाहरण देना नहीं, आप उदाहरण नहीं, समय चला जाएगा। प्लीज 2 मिनट रुक जाइए। ठीक है अब रुक जाइए। जयपुर बम ब्लास्ट वाले आरोपियों के साथ क्या क्या हुआ उस पर मैं नहीं जानता। जयपुर बम ब्लास्ट छोड़ दीजिए। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित 2 मिनट रुकिए भाई। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित आपके पास भी 20 सेकंड है, अपना काउंटर रख ले। रुक जाइए चेतन भाई, 20 सेकंड आपके पास, अपना काउंटर रख ले। हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा मुसलमान समझ चुका है, यही तो है। मुसलमान समझा कि 65 साल तक धोखा हुआ हमारे साथ। हिंदू भी समझ रहा है, क्योंकि मैं तो बूथ एनालिसिस का काम करता हूँ, एक एक बूथ के डाटा मेरे को पता रहता है। जब ये लोग बूथ एनालिसिस का काम करते हैं तो इनको लगता है कि हमारा वोट बैंक भी धीरे धीरे खिसक रहा है। और कांग्रेस हमेशा इसलिए वोट बैंक की राजनीति करती है। चाहे शाहबानो प्रकरण को ले लो, अभी राणा सांगा को जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के सदस्यों ने गद्दार का और कांग्रेस ने जिस प्रकार से समर्थन चेतन भाई अब मैं आपको रोक रहा हूं। तुष्टीकरण के नाम पर कांग्रेस पार्टी हो गया। अब क्या है कि तुष्टीकरण संतुष्टीकरण के बाद एक और कारण आया है सामने, जिस पर मैं बात 2 मिनट चेतन भाई, एकलव्य के पास जा रहा हूं मैं। एकलव्य देखिए मैं क्या कह रहा हूं, बीजेपी ने सौगाते मोदी तो बांटा। अफ्तार पार्टी में आप देखिए अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। 150-200 लोगों ने ही अपना रोजा खोला है वहां पहुंचकर, उससे ज्यादा लोग पहुंचे भी नहीं। कम से कम कांग्रेस की इफ्तारी में भीड़ तो थी।
अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये सौगाते मोदी और बीजेपी की अफ्तारी, ये एक फिजूल की कवायद है बीजेपी की ओर से, या बीजेपी को कोई उम्मीद दिख रही है जिसकी वजह से वो हाथ पैर चला रही है? देखिए स्वप्निल जी, वैसे तो मैं आपके शो पे एक मोस्टली एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बैठता हूं, परंतु अगर आप देखिए कि अगर मैं एक आम हिंदू की दृष्टि से इसको देखूं तो आप देखिए कि मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी माननीय भाजपा प्रवक्ता ने एक बात कही कि साहब हमने एक पहल करी है, मतलब ये एक शुभकामनाएं देने की पहल है। तो मैं जानना चाहता हूं कि दिवाली पर या होली पर आप जो बहुसंख्यक समाज है देश का, उनके गरीबों को सिर्फ मौखिक शुभकामनाएं दोगे? जो अल्पसंख्यक समाज है उसमें भी जो सबसे छोटे और उससे भी छोटे मतलब जो अल्पसंख्यक समाज है उनको भी मौखिक शुभकामनाएं दोगे? और यहां पे मतलब दावतें दी जा रही है या किट बांटे जा रहे हैं, जो भी सामान दिया जा रहा है। और इसमें भी देखिए स्वप्निल जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि अगर आप इसको दूसरी दृष्टि से भी देखो कि कोई जरूरतमंद कौन है, तो आप देखेंगे कि जो हिंदू समाज है उसके लगभग जो 3 लाख मठ और मंदिर है ना, वो आज सरकार के कंट्रोल में है। और इनके जो सारे मस्जिद हों या चर्चेस हों, वो इसके पैसे का पूरा आनंद उठाते हैं और उस पैसे को ये बांटने के लिए अपने समाज के गरीबों में एक तरह से एकदम फ्री हैं। हिंदू समाज के पास कौन बांटेगा साहब? सरकार तो मतलब जो कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को दे दिया तो सबको दे दिया, तो उसमें तो इनको भी मिल गया था। दो सेकंड अपने पैसे का एक स्वप्निल जी मैं आप ही के पॉइंट में ऐड कर रहा हूं, फिर आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। जो भी योजनाएं हैं वो सरकार का पैसा है, केंद्र का पैसा है। ये जो है ये बीजेपी का पैसा है, और बीजेपी का पैसा अगर किसी के लिए पहली बार जा रहा है तो वो सौगाते मोदी किट के तौर पर जा रहा है। इस बात को मैं यही कहना चाहता था। हाँ जी, मैं एग्जैक्टली इसी पॉइंट को राइट करना चाह रहा था स्वप्निल जी कि जो सरकार वाला पैसा था उसमें तो फुल क्लैरिटी है कि वो सबके पास जा रहा था। और हिंदुओं का तो मतलब वहां पे एक बहुत बड़ा मतलब एक तरह से उनके पास ड्रॉबैक है कि उनके खुद के मंदिरों और मठों का कंट्रोल ही उनके पास नहीं है। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन जब आप काम कर रहे हो, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन या एज अ पार्टी, तो फिर तो आप उन गरीबों को फेवर करो ना जिनके पास वो ड्रॉबैक है। उल्टा आप उनको कर रहे हो जिनके पास कि उनका खुद का मस्जिद और सारी चर्चेस उनके खुद के कंट्रोल में है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं स्वप्निल जी, ये जो वक्फ का जो पूरा एक तरह से हवा जिस तरह से क्रिएट कर दिया है ना, और मतलब ये बता दिया गया है कि एज ए गरीब मुसलमानों का मतलब अधिकार एक तरह से उनको दिलाने की बात है, जिसमें कि एक सच्चाई भी है। मैं कहता हूं कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है स्वप्निल जी कि बीजेपी को तो मतलब हिंदुओं को तो बीजेपी को प्रेशर करना चाहिए कि हमें एक सनातन एक्ट चाहिए। ठीक है, ये ताकि भाई जैसे ये बताते हैं ना कि बाबर का घोड़ा यहाँ पे घास खाता था इसलिए ये जमीन हमारी है, हम भी बताएंगे हमारे प्रभु श्री कृष्ण जो हैं उनका रथ कहां कहां से गुजरा था, प्रभु राम कहां कहां गए थे, इसलिए ये जमीन हमारी है। तो आप इक्विवेलेंट या तो हमें एक्ट बना के दो या उस एक्ट को संशोधन क्या कर रहे हो, कंप्लीटली हटाओ ना। ठीक है। मैं अंत में चेतन भाई, मेरे पास समय सच में खत्म हो चुका है। अगर आप एक बात कहना चाहते हैं तो इस बात पर कहिए कि आपके ज्ञान में GYAN में मुसलमान नहीं है, तो जब पार्टी का पैसा खर्च हुआ तो वो GYAN पे नहीं हुआ। मैं यही कह रहा हूँ, GYAN तो है। अभी हमारे मित्र कार्तिक जी कह रहे थे हम हर चुनाव में जाते हैं कच्ची बस्तियों में, सॉरी हर त्योहार पर हम जाते हैं, हर त्योहार पर चाहे होली हो चाहे दीपावली हो चाहे कोई भी त्योहार हो, हमारे कार्यकर्ता हमेशा कच्ची बस्तियों में जाते हैं, गरीब बस्तियों में जाते हैं। ठीक है, मेरे पास समय खत्म हो चुका है, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन इंटरेस्टिंग डिबेट थी। शुभकामनाएं दे देते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।